हेलो स्टूडेंट, आज हम न्यूक्लिक अम्ल के बारे में डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और उसके क्या कार्य होते हैं और न्यूक्लिक अम्ल किससे मिलकर बना होता है। तो अब हम देखते हैं न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड। ये सबसे पहले से ही खोज के बारे में पढ़ेंगे। एक वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक मिशर वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1869 में सर्वप्रथम पस कोशिकाओं, जो मवाद की कोशिकाएं होती हैं, पस सेल्स जो होती हैं, उनमें न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। और ये न्यूक्लिक अम्ल होता है, ये केंद्रक में पाया जाता है। जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं, न्यूक्लिक अम्ल कोशिकाओं के केंद्रक में पाया जाता है, अतः इन्हें न्यूक्लियन नाम दिया, यानी एक केंद्रक में पाए जाने के कारण न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियन नाम दिया गया। और बाद में इनकी अम्लीय प्रवृत्ति का पता लगने पर जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, ये कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। बाद में जब इनकी अम्लीय प्रवृत्ति का पता चला तो इन्हें क्या कहा गया? न्यूक्लिक अम्ल कहा गया, न्यूक्लिक एसिड कहा गया। अब देखते हैं न्यूक्लिक अम्ल क्या है। न्यूक्लिक अम्ल की डेफिनेशन देखिए, जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फेट से बने वह वृहद अणु यानी कि बहुत बड़े अणु या मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो अपनी अम्लीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। अब दूसरी डेफिनेशन देखते हैं या करके। वे यौगिक जो आनुवांशिक गुणों या आनुवांशिक लक्षणों के स्थानांतरण, प्रतिकरण एवं प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, उन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। ये न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, ये आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं माता पिता के अंदर, उन्हें क्या करते हैं? स्थानांतरित करते हैं दूसरी पीढ़ी में, यानी कि बच्चों में, और प्रतिकरण करते हैं, यानी कॉपीज। जो आनुवांशिक जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, ये क्या करते हैं? प्रतिकरण करते हैं, यानी कॉपीज बनाते हैं अपनी, सेम टू सेम से बोलते हैं प्रतिकरण। और प्रोटीन का निर्माण करते हैं, यानी प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। वे यौगिक जो आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण, प्रतिकरण एवं प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, उन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। अब हम जो देखने वाले हैं, यहाँ से स्टार्ट होती है न्यूक्लिक अम्ल की संरचना। ये न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स के रेखीय बहुलक होते हैं। जो ये न्यूक्लिक अम्ल होते हैं ना, ये न्यूक्लियोटाइड्स के क्या होते हैं भाई? बहुलक होते हैं। क्योंकि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, जो न्यूक्लिक अम्ल की इकाई न्यूक्लियोटाइड्स है, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल जो बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बने होते हैं। जिस तरह से जो जीव होते हैं उनके इकाई क्या होती है? शरीर की कोशिका होती है। इसी तरह न्यूक्लिक अम्ल की जो इकाई होती है वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। 3 प्रकार के अणुओं से मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड अणु का निर्माण होता है। यानी जब 3 प्रकार के अणु मिलते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड अणु का निर्माण करते हैं, और न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलते हैं तो न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। अब हम देखेंगे जो न्यूक्लियोटाइड है वो किन अणुओं से मिलकर बना होता है। तो इसमें देखते हैं जो न्यूक्लियोटाइड होता है 3 प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है, जिसमें नंबर 1 है पेंटोस शर्करा, पेंटोस शुगर कहते हैं इसे। नंबर 2 नाइट्रोजनीय क्षारक, नाइट्रोजिनस बेस, फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट को। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें पेंटोस शर्करा या पेंटोस शुगर। न्यूक्लिक अम्ल में 5 कार्बन वाली शर्करा पाई जाती है। जो न्यूक्लिक अम्ल होता है इसे 5 कार्बन वाली शर्करा शुगर पाई जाती है, जिसे पेंटोस शुगर या पेंटोस शर्करा कहते हैं। जैसे डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा तथा आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा, आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है, जो 5 कार्बन वाली है, पेंटोस शर्करा है। अब देखते हैं हम इसकी स्ट्रक्चर कि जो पेंटोस शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शर्करा, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है।
देखते हैं ये जो हमें दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई दे रही है किसकी स्ट्रक्चर है, किसकी संरचना है, ये डीऑक्सीराइबोस शर्करा की संरचना है। और ये वाली जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है ये राइबोस शर्करा की संरचना है। इसमें कितने कार्बन होते हैं, दोनों में 5 कार्बन होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, पेंटोस शर्करा कहते हैं। देखते हैं कार्बन कितने, कार्बन की संख्या गिनते हैं। देखो एक कार्बन यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर और 5वां कार्बन यहाँ पर। इसी तरह इसमें एक कार्बन यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, 5वां यहाँ पर। तो 5 कार्बन होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, पेंटोस शर्करा कहा जाता है। डीऑक्सीराइबोस शर्करा को भी और राइबोस शर्करा को भी। डीऑक्सीराइबोस शर्करा डीएनए में पाई जाती है और राइबोस शर्करा आरएनए में पाई जाती है। अब हम देखते हैं नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजिनस बेस। न्यूक्लिक अम्लों में जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं इनमें 2 प्रकार के नाइट्रोजनीय क्षारक या क्षार पाए जाते हैं, जिसमें नंबर 1 होता है प्यूरीन, नंबर होता है पिरिमिडीन। तो अब नंबर 1 देखते हैं हम प्यूरीन, जो नाइट्रोजन अक्षारक होते हैं। नंबर 1 प्यूरीन, यह 2 वलियों वाले अक्षारक है तथा 2 प्रकार के होते हैं। यानी कि जो प्यूरीन अक्षारक है इसमें 2 रिंग्स पाई जाती हैं, 2 वलय पाए जाते हैं। और ये भी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, जैसे एडिनिन और गवानीन। अब नंबर 2 देखते हैं पिरिमिडीन, यह एक वलय यानी कि एक रिंग वाला अक्षारक है जो 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिन। अब नंबर 3 देखते हैं फोस्फेट समूह, फोस्फेट ग्रुप। यह 2 न्यूक्लियोटाइड्स को फोस्फोडाइएस्टर बंधों द्वारा जोड़ते हैं, आपस में जोड़ते हैं, जिन्हें फोस्फेट ग्रुप या फोस्फेट समूह कहते हैं। यानी कि जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स को फोस्फोडाइएस्टर बंधों के द्वारा आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम फोस्फेट समूह या फोस्फेट ग्रुप कहते हैं। अब हम देखते हैं न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार। न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार, न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के हैं जो निम्नलिखित हैं। जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं या न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के हैं भाई, 2 प्रकार कहते हैं जो निम्नलिखित है। नंबर 1 होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, जिसे बोलते हैं डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। नंबर 2 राइबो न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए, ये आरएनए की फुल फॉर्म है। तो हम देखते हैं नंबर 1 डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है भाई, डीएनए क्या होता है। यह न्यूक्लियोटाइड अणुओं का रेखीय बहुलक है, यानी कि जो इसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं डीएनए में वो रेखिक क्रम में जुड़े रहते हैं, इस तरह से यानी कि लीनियर सीक्वेंस में जुड़े रहते हैं। तो जो न्यूक्लियोटाइड यानी कि आरएनए डीएनए है, यह न्यूक्लियोटाइड अणुओं का क्या है भाई, रेखीय बहुलक है, जिसमें 5 कार्बन वाली शर्करा, 1 नाइट्रोजनी अक्षारक व फोस्फेट समूह पाया जाता है। यह आनुवांशिक सूचनाओं यानी कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस जो होती है का वाहक है, यानी कि आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। यह गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स का प्रमुख घटक है। डीएनए जीवों में आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। जो डीएनए होता है, जो जीव होते हैं उनमें आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यह केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लाभ में भी पाया जाता है। और डीएनए जीव जगत का अनूठा अणु है क्योंकि यह प्रतिकृतिकरण रिप्लिकेशन कर सकता है, यानी कि अपनी जैसी कॉपी बना सकता है। इसे बोलते हैं रिप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण। यूकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती है जिनमें केंद्रक होता है, उन्हें कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिका। और जो डीएनए होता है उसकी स्ट्रक्चर इस तरह की होती है। इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो फोस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। और डीएनए के अंदर एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन और साइटोसिन पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन अक्षारक होते हैं। एडेनिन थायमीन से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, जबकि जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। देखते हैं, एडेनिन थायमीन से डबल बॉन्ड के द्वारा, ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा, फिर एडेनिन थायमीन से डबल बॉन्ड के द्वारा
और जो गुआनिन है वो साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा इसी तरह से ये जुड़े रहते हैं। इन न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़े होने के कारण या नाइट्रोजन अक्षरों के आपस में जुड़े होने के कारण जो डीएनए होता है उसकी स्ट्रक्चर सीढ़ी के समान दिखाई देती है। जिस तरह सीढ़ी में उसके पगदंड होते हैं, इसी तरह डीएनए में जो नाइट्रोजन अक्षरक होते हैं वो बॉन्ड या बंधों के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब जो डीएनए होता है वो द्विरज्जुकी या डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है ना। यानी कि जो डीएनए होता है इसमें दो स्ट्रैंड होते हैं, एक ये वाला स्ट्रैंड होता है और दूसरा ये वाला स्ट्रैंड होता है, यानी कि द्विरज्जुकी यानी कि दो स्ट्रैंड, यानी कि दो श्रृंखला का बना होता है। दो श्रृंखला, एक श्रृंखला एरी, एक श्रृंखला एरी, ठीक है ना। जो डीएनए होता है ये कैसा होता है, वह द्विरज्जुकी डबल स्ट्रैंडेड होता है, दो रज्जु इसमें पाए जाते हैं। अब हम जो देखते हैं नंबर 2 राइबो न्यूक्लिक अम्ल यानी कि आरएनए। इनमें राइबो शर्करा पाई जाती है। इसका प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड एक शर्करा अणु, एक नाइट्रोजन क्षारक तथा फॉस्फेट समूह से मिलकर बना होता है। आरएनए एक रज्जुकी होता है यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, या 3 प्रकार का होता है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और जो आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड यानी कि एक रज्जुकी होता है। सिर्फ इसमें एक रज्जु पाया जाता है। 3 प्रकार के होते हैं आरएनए। नंबर 1 संदेशवाहक आरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, जिसे बोलते हैं शॉर्ट में एमआरएनए। स्थानांतरण आरएनए, इसे बोलते हैं शॉर्ट में टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। और नंबर 3 होता है राइबोसोमल आरएनए, इसे बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। अब स्ट्रक्चर देखेंगे हम आरएनए की। इस तरह की आरएनए की स्ट्रक्चर होती है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसमें सिर्फ एक स्ट्रैंड होता है। और जो आरएनए में होता है थायमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए में थायमीन के स्थान पर जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, थायमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। अब हम देखते हैं न्यूक्लिक अम्ल के कार्य, यानी कि जो न्यूक्लिक अम्ल के बारे में हमने पढ़ा कि न्यूक्लिक अम्ल के क्या कार्य हैं। अब देखते हैं न्यूक्लिक अम्लों के कार्य निम्नलिखित है। नंबर 1 न्यूक्लिक अम्ल कोशिकाओं के सूचना के भंडार होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल कोशिकाओं के सूचना के भंडार होते हैं। क्या करते हैं, सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। इनके अंदर क्या आती है, सूचनाएं संचित रहती है। नंबर 2 डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है तथा लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है डीएनए। नंबर 3 न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, ठीक है। जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण करना। नंबर 4 ये विभिन्न जैविक कार्य पर नियंत्रण रखते हैं। ये था न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। यहीं पर ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक।